जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज मैं मौजूद हूँ अपने उस्ताद जी के घर पे। अच्छा, ये मेरे उस्ताद भी हैं, ये मेरे मेंटोर भी हैं, ये मेरे रहबर भी हैं, ये मेरे रहनुमा भी हैं। अच्छा, ये जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था और मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आया करती थी, सर बड़े शफ़क़ाना अपना हाथ रखते थे और शफ़क़त तरीके से बड़े प्यार से मुझे समझाया करते थे चीज़ों को। और यहाँ तक आप देखें कि जब मुझे कोई सवाल समझ नहीं आया करता था, ये बेसिकली ये एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं और इनके मैथ पढ़ाने में एक ऐसा जादू था कि ये जब पढ़ाया करते थे तो इनका पढ़ाना मेरे दिल में उतरता था, ना कि मेरे दिमाग में आता था। और मैंने उस दिन ये सोचा था कि मैं भी जो है मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशन करूँगा। और कई लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं कि ऐसे इंस्पायरिंग होते हैं कि जब आपको वो पढ़ाते हैं ना, तो मैं ये कहा करता हूँ कि सब्जेक्ट इंस्पायर नहीं करता, सब्जेक्ट पढ़ाने वाला इंस्पायर करता। तो सर ने कहीं ना कहीं इंस्पायर किया। सर मेरे एक रोल मॉडल भी हैं। और सर की अच्छी बात ये थी कि अगर मुझे कोई सवाल समझ नहीं आया करता था तो सर ये कहा करते थे कि संडे को मेरे घर आ जाओ। और आप इमेजिन करें कि मैं संडे को सर के घर चला जाया करता था और सर बड़े शफ़क़त तरीके से प्यार से मुझे पढ़ाया करते थे। और वो चीज़ शायद मुझे मैथ से मोहब्बत हो गई और जिसको कहते हैं मैथ के अंदर मुझे शौक़ हो गया करने का, और इसी में मैं प्रोसीड किया। और सर की मुझे बात याद है, सर कहा करते थे कि ये जो मैथ है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सर यकीन करें, सर मैथ पढ़ाते थे और इतना दिल से पढ़ाते थे कि वो दिल तक उतरता था, अच्छा समझ भी आता था। और मेरी लाइफ में इसके अलावा जितने भी मसले मसाइल आए, मैं सर के घर आके सर से मशवरे लिया करता था और सर से पूछा करता था, सर मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मुझे बताया मैं क्या करूँ। और सर मुझे मशवरा दिया करते थे और वो बड़ा मुफीद मशवरा होता था। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा उस्ताद ज़रूर होना चाहिए, एक ऐसा रहनुमा, एक ऐसा रहबर जिससे आप मिल के अपनी ज़िंदगी के मुश्किलात डिस्कस कर सकें, अपने कोई परेशानी है उनको बता सकें और वो आपको एक अच्छा मशवरा दे सकें और आप उन पर अमल भी कर सकें। और मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगती है, जब मेरी गवर्नमेंट जॉब हुई तो मैं सर के पास आया। मैंने कहा सर, मैं उस वक्त एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा था और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने का लेक्चरशिप का एक अपना ही मज़ा होता है। तो मैंने कहा सर प्रोटोकॉल है, मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, बच्चे एसी लगा होता है और एक टेक है जिसको समझ लें प्रोटोकॉल है, तो सर मैं गवर्नमेंट जॉब में आऊँ कि ना आऊँ। तो सर ने मुझसे ये कहा कि अली, अगर मैं तुम्हें रोज़ पिज़्ज़ा खाने के लिए दूं तो क्या तुम खा लोगे? तो मैंने कहा सर कभी कभी तो ठीक लगेगा, लेकिन अगर रोज़ खाना पड़ जाए तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा ये प्राइवेट जॉब भी पिज़्ज़े की तरह ही है। जब तुम पिज़्ज़ा रोज़ नहीं खा सकते तो प्राइवेट जॉब भी तुम एक वक्त के बाद नहीं कर सकोगे। तो सादा रोटी तुम सारी ज़िंदगी खा सकते हो, तो सादी रोटी पर रहो, तो सरकारी नौकरी करो, ये सादा रोटी की मानद है। तो सर की वो बात थी और आज वो मैं बड़ा खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि सर ने मशवरा मुझे दिया। तो मैं आज अपने सर के पास चलता हूँ। सर ने मुझे अपने घर बुलाया, ये मेरे लिए बड़ी एक एज़ाज़ की बात है। तो आज सर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, कीमती वक्त दिया और आपने मुझे अपने घर बुलाया। जी, आई एम प्रोफेसर मोहम्मद याकूब असलम चौधरी। मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है। मुझे याद है, अली मेरा बड़ा होनहार स्टूडेंट था, बड़ा एक्टिव स्टूडेंट। और हमेशा से कुछ बच्चे क्लास में होते हैं कि जो बाकी बच्चों से डिफरेंट आपको नज़र आते हैं, कि जो थोड़ा सा नोटी किस्म का भी है, शरारतें भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, फोकस भी है। और उस वक़्त से ही ये डिफरेंट क्वेश्चन के मतलब पढ़ाई के साथ साथ डिफरेंट क्वेश्चन पूछा करता था। ऐसा है तो क्या करेंगे, डिफरेंट सिचुएशन पर डिस्कस किया करता था। और तभी से ही मुझे बड़ा यूनिक स्टूडेंट नज़र आता था क्लास में। और वाकई ये मुझसे हमेशा आता रहा अपने फ्यूचर के बारे में गाइडलाइन लेने के लिए, और अपने बच्चों को देते हैं, हमारे बच्चों की तरह ही है। तो आज फिर ये इन्होंने कहा कि मिलना चाहते हैं, तो अब माशाल्लाह अपना ये यूट्यूब चैनल भी रन कर रहा है। बड़ी खुशी होती है इसको यूट्यूब पे देख के। अपने हाथ के लगाए हुए पौधे जो हैं जब एक तनावर दरख्त बन जाते हैं और मज़ीद आगे रोशनी फैलाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। जी सर बहुत शुक्रिया, आपने इतना मुझे किया। मुझे यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि मैं स्टूडेंट लाइफ में कैसा होता था, लेकिन अगर आप जैसे उस्ताद ना मिलते तो मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं इस जगह पे ना होता, इस मकाम पे ना होता। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक पैगाम देना चाहूँगा सब बच्चों को कि आपको किसी ने अगर कुछ भी सिखाया है ना, अपने उस्तादों की कदर करें और सारी ज़िंदगी उनसे मिला करें। उनसे मिल लेना, उस्तादों को कितनी खुशी होती है। एक बच्चे को कामयाब देख के मेरे ख्याल से जितनी उस्ताद को खुशी होती है उतनी किसी को भी नहीं होती। तो आज मैं आया हूँ तो मुझे इतनी खुशी हुई सर से मिलकर, और मुझे उम्मीद है कि सर को भी बड़ी खुशी हुई होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस एक मुलाकात को, मीटअप को हम कैमरे की नज़र कर लें और इंटरव्यू सर का रिकॉर्ड कर लें और सर से कुछ सवालात करेंगे हम। सर पहला सवाल मेरा ये था,
कि इस मुल्क में तालीमी निज़ाम को आप कहाँ देखते हैं कि लोग कहते हैं कि ये अब एक बिज़नेस बन गया है या एक माफिया बन गया और ये माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया और हुकूमत जो है वो तालीम के शोबे में इतनी कोई तवज्जो नहीं दे पा रही, तो आप इसके बारे में क्या आपकी राय क्या है? पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिज़नेसमैन के हाथ आ गया है, और क्योंकि बिज़नेसमैन का तो बेसिक टारगेट प्रॉफिट कमाना होता है, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी एजुकेशन का हिस्सा बना दी हैं जो हमें आजकल अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नज़र आती हैं, मसलन म्यूज़िक की फॉर्म में या और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो कि बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं। तो बच्चों का ध्यान उधर ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू एजुकेशन। तो इसमें गवर्नमेंट को ज़रूर अपना रोल अदा करना चाहिए, प्राइवेट अदारों पे भी अपना चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। मोस्टली अगर हम देखते हैं आजकल पाकिस्तान में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इवन कि अब देखते हैं कि थोड़ा सा रेडी वाला भी है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कोशिश करता है कि अगर मोहल्ले में कोई प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पर उसको दाखिल करवा दिया जाए बच्चे को। तो एक तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपने गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल इतने अच्छे हम करें कि बिज़नेसमैन और जो बाकी सियासतदान हमारे जो हैं वो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल की बजाय गवर्नमेंट स्कूल को प्रेफर करें। जब गवर्नमेंट सेक्टर बेहतर होगा तो यकीनन इसमें बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी की हमें ज़रूरत है। एक तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को मज़ीद बेहतर करे, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर पे भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनमें से जो स्टूडेंट के लिए हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं उनको तो रखा जाए, और जो स्टूडेंट के लिए डेंजरस हैं उनको चेक एंड बैलेंस के ज़रिए उसको अदारों को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि उनको रिमूव कर दें। इससे मेरे ख्याल से एजुकेशन और मज़ीद बेहतर हो सकती है। सर दूसरा सवाल मेरा ये था कि टीचर को, उस्ताद को तालीम का निज़ाम अगर नाकिस है तो तालीम देने वाले को आप कहाँ पे देखते हैं, टीचर को कहाँ देखते हैं कि उसकी कदर बढ़ी है, कम हुई है, या बिल्कुल ही जो एक परसेप्शन थी कि टीचर फटीचर है या इस तरह की कुछ बातें होती थी कि जी टीचर को एक फैमिली में उसकी इज़्ज़त नहीं होती थी, या आजकल देखा जाता है, तो आप टीचर की कदर को कहाँ देखते हैं, कहाँ ग्रेड करते हैं? जी असल में बेसिक टीचर की वैल्यू जो है वो एजुकेशन के साथ ही होती है, और क्योंकि हमारा जो माशरा है मोस्टली अगर आप देखें कि उसमें एजुकेशन का लेवल बहुत लो है, तो क्योंकि एजुकेशन को इतनी प्रेफर नहीं देते। अगर आप किसी से पूछेंगे बच्चे से कि आपने क्या बनना है, तो वो आपको प्रायोरिटीज़ में बताएगा मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। वो आपको ये नहीं कहेगा कि मैंने टीचर बनना है। तो किया जाए ताकि एक तो इनका जो फाइनेंशियल सूरत हाल बेहतर हो, दूसरा टीचर की रिस्पेक्ट बाकी इदारों से डिफरेंट होनी चाहिए, तो यकीनन इस लाइन में अच्छे लोग आएंगे और यकीनन वो एक अच्छा माशरा ग्रो करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि टीचर को यकीनन मज़ीद रिस्पेक्ट की ज़रूरत है और इनके फाइनेंशियल हालात बेहतर करने की ज़रूरत है। दोनों सूरतों पे गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको भी तवज्जो देनी चाहिए कि टीचर यकीनन वो रोल अदा नहीं कर रहा। उसकी वजह यही है कि कुछ लोगों को तो पैशन है जो इस लाइन में है और वो बच्चों की तरबियत कर भी रहे हैं, लेकिन हर टीचर ऐसा नहीं है। टीचर्स की ट्रेनिंग के ज़रिए हम ये चीज़ पैदा कर सकते हैं कि स्पेशल वही लोग इस फील्ड में आएँ जिनको वाकई पैशन हो, जो वाकई जो है नेशन को बिल्ड करना चाहते हैं, ना कि वक्ती तौर पे आए हैं। अभी एमएससी की है तो 1-2 महीने टीचिंग कर ली, साल टीचिंग कर ली, बाद में किसी और प्रोफेशन में चले गए। तो ऐसे टीचर ज़्यादा डेंजरस हैं। और टीचर्स जो मेरे दोस्त इस फील्ड के अंदर हैं, मेरा उनसे यही मशवरा है कि अल्लाह ताला ने रिस्क तो आपको जितना देना है, आप हर बच्चे को अपने बच्चों की तरह ही है। जो स्टूडेंट आपकी क्लास में बैठा हुआ है उसको आप इसी तरह डील करें कि वो आपका अपना बच्चा है। कल आपको आपके अपने बच्चे भी उसी क्लास में बैठे होंगे और उनको कोई और करैक्टर पढ़ा रहा होगा, तो जिस तरह आप दूसरे बच्चों को डील करेंगे कल को अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी अच्छा टीचर करेगा। तो आप यकीनन करैक्टर की तरफ भी तवज्जो दें, पढ़ाई की तरफ। ये बहुत ज़रूरी है कि साथ बच्चों की काउंसलिंग भी करें पढ़ाई के साथ साथ। टीचिंग फील्ड सर आपने बड़ा अच्छा ये कहा। अच्छा, कुछ लोग मैंने देखा है सर कि टीचिंग फील्ड में इसलिए आ जाते हैं कि उनको कोई जॉब नहीं मिलती, कहीं जॉब नहीं मिलती, वो कहते हैं चलो जी बच्चे ही पढ़ा लीजिए। अब वो उसके साथ साथ होता क्या है कि एक कौम का भी नुकसान हो रहा होता है। जो मैं देखता हूँ, एक टीचर अगर ख़ुद अपने हालात की वजह से डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, वो बच्चों में भी डिप्रेशन ही दे रहा है। वो उसी तरह ही बच्चों को अपने हालात का या अपने वो उसका गुस्सा जो है बच्चों में निकाल रहा है और बच्चों के ऊपर उसका मनफी असर हो रहा है।
तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो इस फील्ड में हैं, पैशनेट हैं, वही आएँ, ताकि इस कौम को एक सही उस्ताद मिल सके, सिमत मिल सके और ये कौम जो है एक अच्छी कौम बन के, पढ़ी लिखी कौम बन के ग्रो कर सके। सर अगला सवाल मेरा ये है कि आपका इस टीचिंग फील्ड में आना हुआ और मैं आपको बड़ा एक टीचिंग फील्ड में रोल मॉडल समझता हूँ, इंस्पायर समझता हूँ। आप एक मेरे लिए इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थे। ऐसे बड़े कम टीचर हैं जिन्होंने मुझे अपनी एजुकेशन जो टाइम है एजुकेशन सिस्टम के अंदर बड़ा इंस्पायर किया, उनमें से एक आप थे। सर आप जब पढ़ाते थे तो मुझे लगता था बाकी आप एक बड़े पैशनेट, और मैंने यहाँ तक ये भी देखा हुआ है कि आप गर्मी में भी, लाइट नहीं भी होती थी तो वहाँ पे वो एक लाइट के अंदर आप हमें पढ़ा रहे होते थे, और मैंने संडेज़ को बुला के 3-3 4-4 घंटे की आप क्लास करवाते थे और पूरी आधी बुक आप हमें रिवाइज करवाते थे। सर इतना पैशनेट हो के आप पढ़ाते थे। सर आपके अंदर ये पैशन कैसे आया, और दूसरा आप इस टीचिंग लाइन में कैसे आए और टीचिंग फील्ड में कैसे आए? ये आपका आने का एक इत्तेफाक था या आप बचपन से ही इस फील्ड में आना चाहते थे और शौकिया आप आए? जी, आपके क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो ये पैशन कहाँ से आया। असल में पैशन की जहाँ तक बात है, टीचिंग लाइन में जब मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया तो उसके साथ मैंने नेक्स्ट ईयर एमएससी कंप्यूटर साइंस में भी एडमिशन ले लिया, और मैंने कंप्यूटर साइंस में भी एडमिशन लेने के बाद कंप्यूटर की डिग्री भी हासिल कर ली। मेरे कुछ दोस्त बाहर चले गए कंप्यूटर की डिग्री लेके, मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैं साथ जब कंप्यूटर साइंस कर रहा था तो मैंने साथ टीचिंग में देखा कि मुझे बड़ा मतलब बच्चों को पढ़ा के मैं बड़ा सेटिस्फाई होता हूँ। तो मुझे ये हुआ कि ये मेरा एज अ प्रोफेशन मुझे चॉइस करना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसे, जब आप बिल्कुल यंग होते हैं उसमें पैसा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। जैसे अब इस लाइफ में अब यकीनन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन उस ज़रूरत में उस वक्त जब बिल्कुल आप स्टार्ट करते हैं तो पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन मैं उसमें बड़ा सेटिस्फाई होता था बच्चों को पढ़ा के, और बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देना, और बच्चों ये होता था कि यार अच्छा ये बच्चा जो नॉलेज मेरे पास है मैं किसी न किसी तरह ये बच्चों को लाजमी कन्वर्ट कर दूं, और जो चीज़ जितनी चीज़ मुझे आती है उतनी ही चीज़ मेरे स्टूडेंट को आ जाए। ये शुरू से मुझे था, उसको इजी मेथड से बताऊं। ख़ास तौर पर अगर कोई बच्चा वीक है तो कोशिश होती थी कि उसको आसान एग्जाम्पल में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में उसको कन्वर्ट करके बताया जाए, ताकि वो बच्चे के मेंटल लेवल तक अप्रोच कर जाए। जिस मतलब एक मैट्रिक लेवल का बच्चा है तो उसको मैट्रिक लेवल की एग्जांपल दे दी जाए, अगर एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उससे रिलेटेड चीज़ें उसको बताई जाएँ ताकि उसका इंटरेस्ट पैदा हो। अगर आप उसको सिंपल मैथ्स के फार्मूले ही बताएंगे और वो बच्चा अगर पहले ही कहीं सोच रहा है कि इसका यूज़ कहाँ होता है और आप उसको वो नहीं बता रहे, तो आप सिंपल मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वो फार्मूलों की हद तक तो उसको आ जाएगा, लेकिन कभी आप उसमें इंटरेस्ट नहीं बच्चे का इंटरेस्ट नहीं कायम कर पाएंगे। तो स्टार्ट में से मेरा ये था प्लान, या मतलब मुझे ये पैशन था कि जो चीज़ मुझे जितनी आती है मैं उसको आसान एग्जाम्पल के ज़रिए, प्रैक्टिकल जो कॉमन सेंस में आती हैं उसे बच्चे को समझाऊं। और ये तो मतलब ये इंटरेस्ट था जिसकी वजह से मैं टीचिंग लाइन में आया, और फिर वो टाइम टू टाइम गुजरता गया और आगे एज अ मैं प्रोफेशनल फील्ड में आ गया। आपके दूसरे क्वेश्चन हैं जी, जो नए टीचर इस फील्ड में आते हैं मेरे ख्याल से उसमें यकीनन जैसे बाहर में होता है कि आप जब टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, मसलन आप एमएससी की डिग्री करते हैं, तो ज़रूरी होता है कि आप कोई टीचिंग लाइन का कोर्स करें। यूके में या बाहर के कंट्रीज़ में ऐसे होता है, तो पाकिस्तान में भी यकीनन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी जो टीचर बनना चाहता है, जब तक वो कुछ बेसिक नेसेसरी कोर्स रख लिए जाएँ, और जब वो कोर्स पास करेगा तो देन वो प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में तब वो टीच कर सकता है। तो उससे हम क्वालिटी टीचर भी आगे लेके आ सकते हैं, और यकीनन फिर उन कोर्सेज़ को वही करेगा जिसने सोचा होगा कि मैंने टीचर बनना है। एक आम बंदा जिसको भी जॉब नहीं मिल रही और वो फ्रस्ट्रेट है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाल रहा है, उससे दोनों तरफ नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। तो फिर ऐसे इफ़ेक्ट को हम कम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ये आस्ता आस्ता ख़त्म भी हो सकती हैं, और फिर वही टीचर आएंगे जो कि वाकई टीचिंग को लाइक करते हैं, जिनका पैशन है टीचिंग। सर आखिरी सवाल मेरा ये था कि आज के दौर में ये देखा जाता है कि अनपढ़ बंदे ने पैसा छाप के दिखा लिया, और पढ़े लिखे को या तो नौकरी नहीं मिलती है, और अगर मिलती है तो कम मिलती है। इसमें आप क्या तालीम को कसूरवार समझते हैं, या टीचर को, या पढ़े लिखे आदमी को? इसमें कहाँ का फॉल्ट है? जी, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और अक्सर हम जब दोस्त बात कर रहे होते हैं तो इसमें बात करते हैं। बेसिक मेरा ख्याल है कि हम जो बुक्स पढ़ा रहे होते हैं बच्चे को, उसके साथ किसी किस्म की टेक्निकल एजुकेशन नहीं दे रहे होते। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारा बच्चा जो ही हम देखते हैं, मसलन ये ख़ास लेवल पे हम देखते हैं कि हमारा बच्चे का मेंटल लेवल इतना अच्छा हो गया है
कि वो मार्केट में जा सकते हैं, तो मैं 6-7 आप समझ लें, उसके साथ बच्चे को प्रैक्टिकल कोर्स भी करवाने चाहिए ताकि वो अब आस्ता आस्ता जब मैट्रिक या एफएससी तक आता है तो वो प्रैक्टिकली किसी फील्ड में एडजस्ट हो जाए। देन हम सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, बच्चे को किताबों का बोझ लाद रहे होते हैं, किताबों में तो इजाफा कर रहे होते हैं, बच्चा उसी सिस्टम को फॉलो कर रहा होता है, रटा कर लगा रहा होता है, उसी को पढ़ के आगे जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, मसलन एक बच्चे के पास एफएससी की डिग्री है, उसने जॉब करनी है, तो वो क्या करेगा, सिंपल एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर सकता है, और तो उसके पास की जॉब ही नहीं है। होना ये चाहिए कि जब बच्चा 12 ईयर की एजुकेशन मुकम्मल करता है तो हम उसको इतना गवर्नमेंट सेक्टर पे और प्राइवेट सेक्टर में दोनों को, हमारी गवर्नमेंट को इस तरफ फोकस करना चाहिए कि हम बच्चों को इतना एजुकेट कर चुके हों कि वो मार्केट में जब जाए तो एफएससी के बाद अगर यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके साथ कोई हुनर भी हो, कोई प्रैक्टिकली, जिससे वो अर्न कर सके, ना कि वो सिर्फ एक क्लर्क की जॉब कर सके। अभी हमारे जो एजुकेटर हैं वो सिर्फ क्लर्क ही बने होते हैं, क्योंकि फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जाके सीखते हैं। इवन कि कोई बंदा अगर मसलन कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर करता है तो उसको प्रैक्टिकली नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ उसको थ्योरी पढ़ाई होती है, जबकि उसको प्रैक्टिकली किसी फील्ड का नहीं होता नॉलेज। वो बैंक में जॉब करते हैं अगर जाके, तो बैंकिंग को ज़ीरो से सीखता है और फिर आगे चलता है। होना ये चाहिए कि अगर वो बैंकिंग सेक्टर की एजुकेशन हासिल कर रहा है तो जहाँ से उसने स्टार्ट दिया था, स्टार्ट ही उसको उस फील्ड में, प्रैक्टिकली फील्ड में लेके जाता, बजाय इसके कि हम उसको आखिरी सेमेस्टर में लेके जाएँ। हमें चाहिए कि डेली उसको हर सेमेस्टर में कुछ टाइम के लिए उसको प्रैक्टिकल इंगेज करें किसी बिज़नेस इंस्टीट्यूट के अंदर, और इसी से हम लेके आ सकते हैं। और आजकल बड़ा आसान है, जैसे आप देखते हैं कि यूट्यूब हो चुकी है, या बाकी चैनल्स हैं, या फाइवर है, या मुख्तलिफ ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों के पास हैं जिनके पास छोटा छोटा भी हुनर हो तो वो बड़े अच्छे अर्निंग कर सकते हैं। तो हमें स्कूल लेवल पे ही ये शुरू कर देना चाहिए। मसलन एक बच्चा 6-7 का है, वो हमारा बच्चा लैपटॉप अच्छी तरह रन कर लेता है, कंप्यूटर पूरा चला लेता है, मोबाइल चला लेता है, जो टाइम गेम में स्पेंड करता है, तो हमें चाहिए कि उस बच्चे को डिज़ाइनिंग के कोर्स या ऐसे कोर्सेज जो छोटे मोटे वो लर्न कर सके, जिससे वो अर्न भी कर सकें। तो इससे हम अपनी इकॉनमी को भी बेहतर कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी एजुकेट कर सकते हैं, और जो हमारा बच्चों का नेगेटिव साइड पे जहन जाता है वो पॉजिटिव उससे अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छा आपने गाइड किया कि इसके साथ बच्चों के अंदर स्किल पैदा करें। सिर्फ पढ़ाई ना हो, अगर आप बच्चों को रटा लगवा देंगे और स्किल नहीं होगी तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसके पास स्किल है वो कामयाब है, और जिसके पास तालीम और स्किल नहीं है तो वो कामयाब। सर मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, मेरे स्कूल का एक बच्चा छोड़ गया और उसके बाद ने उसको मैकेनिक की दुकान पर लगा दिया। आप यकीन करें कि 6 महीने के बाद मैं उससे मिला तो वो पूरा मोटर मैकेनिक का एक पूरा उस्ताद बन गया हुआ था। तो यहाँ पे एक बच्चा एक पूरा साल पढ़ता है एक कोर्स, उसके बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं लेके आ पाता, जबकि एक अनपढ़ उस्ताद जो है वो उसको हुनर दे के उसको रोजगार भी दे देता है और वो उसको पूरा एक्सपर्ट बना देता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे उस्तादों की भी कमी है कि हम उस तरह हुनर नहीं दे पाते, सिर्फ रटालाइजेशन। और हमारे यहाँ पे जो कामयाबी का मैयार है वो सिर्फ नंबर है कि इतने नंबर आएंगे तो यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाएगी, इतने नंबर आएंगे तो यूनिवर्सिटी में आपको जगह मिल जाएगी, आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। और मैं ये सोचता हूँ कि जो उस्ताद पढ़ा रहा है उसका असर इसलिए नहीं होता बच्चों के ऊपर कि उस्ताद उसके ऊपर खुद अमल नहीं कर रहा। हम बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं सर मुनाफकत, खुद हमें मुनाफकत है। टीचर कम्युनिटी के अंदर मैं देखता हूँ इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं जी आपने शर नहीं फैलाना, और देखता हूँ कि टीचर कम्युनिटी आपस में एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं है, लेग पुलिंग हो रही है, शर फैला रहे हैं। तो जब तक हम जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, खुद हम अपना अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारी बात का असर बच्चों तक नहीं होगा। एक उस्ताद अगर अच्छा हो जाए, मैं समझता हूँ एक क्लास अच्छी हुई थी, वो